जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो भर्ती निकली है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन MPPGCL, इसके लिए निःशुल्क YouTube पे क्लासेस। दोस्तों हमारी क्लासेस की खासियत ये होती है कि पहले हम आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद उसमें से 10-15 सालों में कौन कौन सा क्वेश्चन बने और नए क्वेश्चन कौन से बनेंगे उन सभी को मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोज 8 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो मिलती है। तो दोस्तों सिलेक्शन की 100% तैयारी की हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन छूट नहीं जाए। समय लगेगा पर क्वेश्चन जरूर नहीं पर छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका भाग नहीं जान देंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अर्थिंग कौन कौन सी होती है? सर आपने तो अर्थिंग पढ़ा दी थी लास्ट चैप्टर में, जो हमारी अभी तक 28 क्लास हो चुकी है। वो प्ले लिस्ट में जाकर जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं उनको प्ले लिस्ट में जाइए। मध्य प्रदेश बिजली विभाग पावर ट्रांसमिशन के नाम से प्ले लिस्ट में मिलेगी यूट्यूब पर ही, उसमें टोटल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो अर्थिंग जो हम पढ़ेंगे वो इंटरनेशनल अर्थिंग है। सर इंटरनेशनल अर्थिंग भी होती है? हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल अर्थिंग भी होती है। तो दोस्तों अभी तक जो हमने अर्थिंग पढ़ी थी वो इंडिया में लागू होती है, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल अर्थिंग। इंटरनेशनल अर्थिंग जो सब दूर लागू होती है, ये कहीं ना कहीं आपको 1-2 साल में आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने अभी केवल भेल में ये क्वेश्चन देखा है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ये सब एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला हमारा है इंटरनेशनल अर्थिंग क्या है। तो हम पहले ये पढ़ते हैं इंटरनेशनल अर्थिंग में। तो भारतीय मानक संस्था द्वारा एक अर्थिंग के बारे में बताया है, उन्होंने कुछ अर्थिंग के बारे में बताया। उसके लिए कोड है 6036 यानी 60,364 एक कोड है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि हम एक अर्थिंग का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? मानव को लीकेज करंट से सुरक्षा देना, विद्युत झटके से बचाने का काम कौन करता है? अर्थिंग करता है। क्लियर इतनी बात आपको? अब इंटरनेशनल अर्थिंग कितनी व्यवस्था में की गई है? तो 3 प्रकार से की जाती है। 3 नाम होते हैं, TN, TT और IT। याद रखना, इंटरनेशनल अर्थिंग के कितने नाम होते हैं? 3, TN, TT और IT होता है। ठीक है, जो में सभी में 2-2 वर्ड है। ये 3 प्रकार के अपन डीप में पढ़ेंगे। इसमें जो TN है दोस्तों, TN का मतलब ये पहला वर्ड जो है, ठीक है, वो पहला वर्ड ये बताता है आपको, पहला अक्षर है जो, जैसे मान लीजिए T है तो पहला अक्षर बताता है अर्थ और पावर सिस्टम के बीच संबंध। सर क्या बोलना चाह रहे हैं? अर्थ और पावर सिस्टम। देखिए मानिए आपके घर जो सप्लाई आती है वो ट्रांसफार्मर से पोल पे आती है, पोल से आपके यहां आ रही है, यानी ग्रिड से जो भी आ रही है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर, उस ट्रांसफार्मर में जो न्यूट्रल होता है, उस न्यूट्रल को हम क्या करते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। हाँ या ना? उसके बाद तो भैया जो पावर और अर्थ के बीच संबंध है, पावर और अर्थ के बीच जो संबंध है वो कौन सा लेटर बताता? फर्स्ट लेटर। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? और यही अर्थिंग उठ के कहां आता है? हमारे खंबे तक, पोल तक आता है, उस पोल से हमारे घर पर आता है। हाँ या ना? अब दूसरा, अर्थ और उपकरण के बीच संबंध, यानी हमारे घर में जो उपकरण लगा है उसको जो अर्थिंग करी है उसको हम सेकंड लेटर से दर्शाएंगे यहां पर। क्लियर? इतनी पहला लेटर दर्शाता अर्थ और पावर सिस्टम में, और दूसरा अर्थ और उपकरण के बीच संबंध। यानी आपका फ्रिज है, फ्रिज को आपने अर्थिंग कर दी तो उसमें यह बताएगा दूसरा लेटर। अब हम पढ़ेंगे डिप में, बस इतना है कि इसका पहला लेटर हमेशा इस बात का सबूत देता है और दूसरा लेटर किस बात का बताता है, ये मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे जो है डेली कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनके कमेंट्स पढ़ के एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इस PPT को बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि छांटना पड़ता है, सारी चीजें जो बनाते हैं उनको देना पड़ता है, बहुत एक संघर्ष वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला है हमारा TN अर्थिंग। कौन सा है? TN। सर TN, T का मतलब होता है अर्थ और N का मतलब होता है न्यूट्रल। सर T का मतलब अर्थ। दोस्तों इंटरनेशनल में T का मतलब होता है टेरा। क्या होता है टेरा? कहां लिखा है? हाँ, एक फ्रेंच वर्ड है ये रहा। T का मतलब होता है टेरा, जो फ्रेंच से लिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज होती है ना, वहां से ये वर्ड लिया गया है जिसका मतलब होता है टेरा। और फ्रेंच में वहां पर यानी अपन अर्थिंग बोलते हैं ना, वहां पर जो वर्ड लोकल यूज करा जाता है अर्थ को, वहां टेरा बोलते हैं। तो TN, T का मतलब क्या होता है? अर्थ। ये कहां से लिया गया? फ्रेंच यानी फ्रांस से लिया गया है दोस्तों। N का मतलब होता है न्यूट्रल, ऐसा अर्थिंग जिसको न्यूट्रल करा गया हो। देखो अर्थ न्यूट्रल, बस TN समझ जाना आप, या फ्रांस है। ये एक इस प्रकार की विद्युत अर्थिंग होती है जिसमें विद्युत आपूर्ति में न्यूट्रल और अर्थिंग को एक साथ जोड़ा जाता है। समझ में आया? ऐसी अर्थिंग, TN का मतलब, T का मतलब होता है टेरा, टेरा को हम फ्रांस से लिया गया, इसको बोलते हैं अर्थिंग, अर्थ। ठीक है, N का मतलब न्यूट्रल। ऐसा अर्थिंग विद्युत प्रणाली जिसमें न्यूट्रल और अर्थिंग एक साथ जुड़ा होता है, ऐसे अर्थिंग को हम क्या बोलते हैं? TN अर्थिंग। क्लियर इतनी बात? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जहां पर न्यूट्रल और अर्थिंग एक साथ जुड़े, देखो ये हमारा ट्रांसफार्मर या जनरेटर मान लीजिए, इसमें से ये 3 फेज जा रहे थे, 3 कॉइल है ना, 1 2 3, L1 L2 L3। हाँ या ना? L1 लाइन 1 लाइन 2 L3, और ये क्या? न्यूट्रल। तीनों से मिलकर क्या बन जाता है? न्यूट्रल। उसके बाद इस न्यूट्रल को हम क्या कर देते हैं? अर्थिंग। हाँ या ना?
क्लियर है, और इसी अर्थिंग को हम आपके घर तक देते हैं, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई आपको। तो दोस्तों जहां न्यूट्रल और अर्थिंग एक साथ जुड़े होते हैं, देखो न्यूट्रल और अर्थिंग एक साथ जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं टीएन अर्थिंग। ये हमारा स्टार कनेक्शन में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि एग्जाम में पूछे जो ट्रांसफार्मर का स्टार कनेक्शन होता है, ठीक है, वहीं पर ये अर्थिंग की जाती है। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें हम अर्थिंग न्यूट्रल नहीं होता, क्लियर। स्टार में क्या होता है? न्यूट्रल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि टीएन का मतलब, टी एक टेरा वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रांस लैंग्वेज में अर्थ। टेरा वहां पर जैसे हम लोकल लैंग्वेज में जमीन बोलते हैं, वैसे ही वहां के लोग फ्रांस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टेरा। क्लियर है? तो टेरा का मतलब होता है अर्थ यानी जमीन, और एन का मतलब होता है न्यूट्रल। जहां अर्थिंग और न्यूट्रल एक ही पॉइंट से जुड़े होते हैं उसको टीएन अर्थिंग बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यहां पर जो उपभोक्ता उसको होता है जो न्यूट्रल और अर्थिंग एक ही पॉइंट से मिलता है। कोई कंफ्यूजन? अगले पे चलते दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही होगी, मेहनत को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। टीएन अर्थिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला होता है टीएनसी। इस प्रकार की प्रणाली में न्यूट्रल और अर्थिंग कंडक्टर एक ही तार से जुड़े होते हैं, जिसमें न्यूट्रल और अर्थिंग एक ही तार से जुड़े होते हैं, जिसे पीएन प्रोटेक्टिव अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर भी कहा जाता है, जिसे पीएईएन कहा जाता है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका अर्थिंग है, और ठीक है। तो न्यूट्रल और अर्थ जब एक से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ये एक ही वायर से कनेक्ट है, तो ये कहलाता पी प्रोटेक्शन न्यूट्रल अर्थिंग। क्लियर है दोस्तों? तो यही क्या कहलाता है? टीएनसी अर्थिंग। क्या कहलाता है? टीएनसी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला होता है हमारा टीएनएस। ये प्रणाली में न्यूट्रल अर्थिंग कंडक्टर अलग अलग होते हैं, यानी न्यूट्रल और अर्थिंग कंडक्टर क्या होता है? अलग अलग होते हैं। इससे अधिक सुरक्षित, इसे सुरक्षित के आधार पर अच्छा माना जाता है। टीएनसी में न्यूट्रल और अर्थिंग कंडक्टर को अलग अलग देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक ही पॉइंट से यहां पे न्यूट्रल मिला, अर्थिंग मिला, इस पॉइंट को आप अलग अलग देते हैं, तो वहां पर हम टीएनएस अर्थिंग करते हैं। क्लियर है? अगला होता है टीएनसीएस। यह अर्थिंग क्या होता है सर? एक संयुक्त प्रणाली होती है जिसमें कुछ स्थानों पर न्यूट्रल एक अर्थिंग के साथ जुड़े होते हैं, कुछ अर्थिंग के साथ जुड़े होते हैं, कुछ जुड़े नहीं होते, वहां पर अर्थिंग को बोलते हैं टीएनसीएस अर्थिंग। दोस्तों आप हमारे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। कुछ चार्जेस है जिसमें आपको ग्रुप पे जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। 50 रुपये समथिंग चार्जेस है, ठीक है, जिसमें आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको कंप्लीट मिलेगी आपको पर डे, और उसमें क्यूज भी मिलेंगे आपको, जितने भी टेस्ट होंगे वो भी मिलेंगे, वीकली टेस्ट। तो आपको क्या दिक्कत है? बाकी आपकी इच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्त। अगला है टीटी अर्थिंग। टीटी अर्थिंग क्या होता है? दूसरा होता है तो टीटी अर्थिंग। ये एक प्रकार की विद्युत अर्थिंग प्रणाली है, इंटरनेशनल अर्थिंग है, जिसमें न्यूट्रल बिंदु सीधे पृथ्वी से जुड़ा होता है। यानी न्यूट्रल को ही, इसमें अर्थिंग अलग से नहीं होता, केवल न्यूट्रल को ही हम क्या कर देते हैं? डायरेक्ट अर्थ कर देते हैं। देखो 3 फेज है, ये जनरेटर से लगा 1 2 3 फेज है, RYB, रेड, लाल, येलो, पीला वाला, और न्यूट्रल जो होता है, ठीक है, उस न्यूट्रल को ही हम क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं, और उपभोक्ता तक अलग नहीं ले जाते। हाँ या ना? क्लियर है? तो ऐसा होता है जिसमें न्यूट्रल बिंदु सीधे पृथ्वी से जुड़ा होता है। न्यूट्रल इकाई से जोड़ देते हैं, अपन जमीन से जोड़ देते हैं। पर जब उपभोक्ता को हम देते हैं, कस्टमर को दे रहे हैं, ये उपभोक्ता को दे रहे हैं, जब तो ये 3 फेज, एक खंभा है, उस खंभे से 3 पोल आ रहे हैं, तो उपभोक्ता को हम अर्थिंग क्या देते हैं? अलग से देते हैं। ठीक है, अर्थिंग बिंदु इसको अलग से देते हैं। इसको अर्थिंग को बोलते हैं हम टीटी अर्थिंग। टी का मतलब होता है टेरा, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। क्लियर है दोस्तों? अगला है हमारा टीटी अर्थिंग का उपयोग क्या होता है? पहले तो ये भी बता दूं, बहुत जरूरी है। तो टीटिंग जो हम वहां पर करते हैं, टीटी का जहां पर वितरण होता है, वितरण जहां पे बिजली को हम ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, बांटने का काम, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण जैसे यानी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहां टीएन अर्थिंग का प्रयोग नहीं होता, वहां पर इसका उपयोग करते हैं। जहां पर टीएन का यूज नहीं करते वहां पर इसका यूज होता है। टीटी अर्थिंग आमतौर पर वहां करते हैं जहां सीधे ग्राउंडिंग अर्थिंग करना संभव नहीं होता, यानी हम सीधे क्या होता है, जो अर्थिंग करना, हम ग्राउंडिंग करना सीधे संभव नहीं होता, वहीं पर हम टीएन अर्थिंग का यूज करते हैं। क्लियर हुआ होगा दोस्तों? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, 2 बार रिपीट करना, आपको समझ में आ जाए। अगला होता है आईटी अर्थिंग। आईटी अर्थिंग ये सब 3 फेस में होती है, सिंगल फेस में नहीं होती दोस्तों, है ना। एक प्रकार की विद्युत प्रणाली होती है जिसमें विद्युत वितरण पृथ्वी का कोई भी संबंध नहीं होता। इसमें जो हमारा आईटी अर्थिंग होता है, ऐसी अर्थिंग होती है जिसमें विद्युत वितरण प्रणाली का पृथ्वी से कोई संबंध नहीं होता। ये उच्च इंपीडेंस कनेक्शन के माध्यम से जुड़ा होता है। इंसुलेटेड
टेरा होता है। इसका मतलब आई का मतलब होता है इंसुलेटेड और टी का मतलब टेरा, ठीक है। इसको अर्थिंग को कहा जाता है। इसमें क्या होता है देखो समझो, ये सब स्टेशन पे की जाती है। कहां पे की जाती है ऐसी अर्थिंग? सब स्टेशन पे। ये क्या होता है देखो, ये 3 जनरेटर है, ये सॉरी एक जनरेटर है ट्रांसफार्मर, इसके 3 फेज गए आर वाई बी, क्लियर इतने बात। इसमें ना न्यूट्रल को अर्थिंग कर रहे, डायरेक्ट हम तीनों फेज को क्या कर देते हैं, हम अर्थिंग कर देते हैं, हाँ या ना, क्लियर है। और इस 3 फेज को हम जब लेते हैं और उपकरण को हम अलग से अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर अर्थिंग नहीं होता, ठीक है, हम तीनों फेज को क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ज्यादा इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा, यानी ज्यादा करंट को रोकने वाले जो ज्यादा होते हैं, उसके कारण यहां वहां पर ये अर्थिंग की जाती है, क्लियर है दोस्तों। यहां सब स्टेशनों पे, जनरेटिंग स्टेशन में कौन सी कर देती है, आईटी अर्थिंग, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक पे चलते हैं हम, अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल। अंडर का मतलब होता है जमीन के अंदर खोद के जो हम भूमिगत केबल जो केबल डालते हैं उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल पे दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जब तक। अंडरग्राउंड केबल होता क्या, तो आपको ये केबल दिख रही होगी, इस केबल को उपयोग हम क्या में करते हैं, अंडरग्राउंडिंग में करते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, एक से अधिक विद्युत चालक से बनी केबल, यानी एक से अधिक विद्युत चालक, यानी बहुत ज्यादा इसमें यानी कंडक्टर होते हैं, एक से ज्यादा कंडक्टर से बनी ऐसी केबल होती है जिसपे बहुत सारे हम क्या चलाते हैं, अचालक। अचालक क्या है, जिसपे हम बहुत सारी क्या करते हैं, कुचालक, यानी रबड़ बहुत सारे हम कह सकते हैं, इंसुलेटर बहुत सारे उस पर लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, और उससे ढकी होती, इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल, क्लियर है दोस्तों। अंडरग्राउंड केबल शक्ति का संचारण करती है, जमीन के अंदर दबी होती है, इसी जमीन के अंदर इसको दबा देते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारी शर्तें होती है इसको करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन सी शर्तें दोस्तों, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन पे सभी को जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तो आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आएगी दोस्तों। तो पहला होता है केबल, जो हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, जो भी हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं उस कंडक्टर का क्या होना चाहिए, चालकता वाला पदार्थ, जैसे एल्यूमिनियम या तांबे का बना होना चाहिए। जो भी कोर है वो काय की बने होना चाहिए, वो तांबा या एल्यूमिनियम की बनी होती है। चालक का आकार इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें धारा बिना ओवर हीटिंग और वोल्टेज ड्रॉप हो सके, बह सके। यानी हम जो कंडक्टर ऐसा यूज करना चाहिए हमको कि उस जो वायर है, उस वायर में जो करंट फ्लो हो वो ना तो लीकेज हो, ना ओवर हीटिंग यानी गर्म कर केबल को, ठीक है, ना वोल्टेज ड्रॉप हो, क्योंकि इसको खोदना बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर बहुत, यदि इसमें कोई फॉल्ट आ जाएगा तो इसको मरम्मत करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है दोस्तों। ये होता अंडरग्राउंड केबल का। अगला तो इसका पढ़ते हम, तीसरा होता सुरक्षा हेतु केबल पर अचालक परत चढ़ी होनी चाहिए। तो तीसरा क्या होता है, आपको जब भी आप अंडरग्राउंड केबल लेने जा रहे हो तीसरा, तो उस पर सुरक्षा हेतु केबल का अचालक परत चढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ एक और चीज मैं बता दूं थोड़ा सा, अभी यहां पर पीछे करके इसको, जो चालकता है ना वो करंट पे निर्भर करती है, याद रखिएगा। ये तार है ना, आपको तार का साइज कितना मोटा लेना है ये किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, क्लियर है। और जो कुचालक है ना, जैसे अभी हम पढ़ेंगे जो कुचालकता, क्लियर, ये समझ में आया, एग्जाम में आता है किसी चालक की मोटाई किस पे संबंधित होती है, तो किस पे, करंट पे। करंट कितना आप दे रहे हो उतना आपको एमएम का वायर यूज करना पड़ता है, ठीक है। पर इंसुलेटर कुचालकता किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे। ये रबड़ कितना मोटा लगाना पड़ेगा ये किस पे डिपेंड करता है, कितने वोल्टेज की केबल जा रही, क्लियर है इतनी बात। तो पहला सुरक्षा हेतु केबल के अचालक पदार्थ, अचालक यानी इंसुलेटर जिसमें करंट नहीं आसानी से जाए, यानी आर पार नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कुचालक हेतु 3 क्या क्या चीज मिलाई जाती है, पहला ए रबड़, याद रखना एग्जाम में आता है, यदि आप भूमिगत केबल बना रहे हो तो उस पर एक रबड़ यूज कर सकते हो, वेल्केनाइज इंडियन रबड़, VIR जिसको बोलते हैं वेल्केनाइज इंडियन रबड़, इम्प्रेग्रेटेड कागज। ये क्या होता है सर, समझना एग्जाम में आता है इम्प्रीगेटेड कागज। ये एक ऐसा रासायनिक कागज होता है जो लकड़ी के छिलकों से बनाया जाता है, जो हमारी लकड़ी होती है ना उनके छिलके को छिला जाता है, उनसे बनाया जाता है। फिर उसमें पैराफिन या नेफ्थलीन जैसा पदार्थ भर जाता है, यानी पैराफिन एक लिक्विड आता है उसको भर देते हैं, जिससे क्या होता है इसकी लागत कम हो जाती है। इसका काम होता है कैपेसिटेंस को कम करना और ज्यादा डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या देना, उच्च डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, इसकी कुचालकता को क्या करना, हाई करना। एग्जाम में आता है कि इम्प्रीग्रेटेड कागज का यूज क्यों किया जाता है, तो इम्प्रीग्रेटेड कागज होता है एक लकड़ी की, यानी जो लकड़ी होती है उसकी छाल से बनाया जाता है, उसमें पैराफिन बनाया जाता है जिसके कारण इसकी लागत कम हो जाती है। इसका काम होता है कैपेसिटेंस यानी धारिता को कम करना,
ठीक है, कि अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके नहीं है। यानी ये भैया रबड़ भी करंट लेने लग गया, चार्ज लेने लग गया। यदि आपने यहाँ पे 10 एम्पियर दिया, ठीक है, यानी 100 वोल्ट की है, अब इस तार में से गुजर के जा रही है, अब इस केबल भी यदि कुचालक पदार्थ भी, रबड़ भी आपका करंट लेने लग गया, तो भाई ये तो नुकसान ही हो जाएगा हमारा। हमको रबड़ का केवल ये है कि करंट बाहर नहीं आए, जो करंट अंदर है वो अंदर ही रहे और सीधा जान दे। क्लियर इतनी बात? तो ये सारी चीजें। और इंसुलेशन प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए? उच्च, यानी इसका प्रतिरोध यानी करंट को बाहर नहीं आने दे। क्लियर है? करंट को आसानी से बाहर नहीं आने दे। अब ये सारी चीजें, तो पहला होता है रबड़, केबल के अचालक रबड़, दूसरा वेल्केनाइज्ड इंडियन, तीसरा इम्प्रेगेटेड कागज, चौथा होता है वार्निश कैम्ब्रिज। वार्निश कैम्ब्रिज क्या होता है? एक काटन क्लॉथ होता है, जिससे ये भी एक इम्प्रीगेटेड होता है, जो क्या होता है? कागज होता है, काटन देखा ना, रुई जैसा कपड़ा होता है, वैसा होता है। उसमें क्या होता है? इसमें वार्निश कोट दिया जाता है। वार्निश आपने देखा होगा, जो पंखे की वाइंडिंग करते हैं, एक ऑयल टाइप आता है, उसको डालते हैं, तो वैसा वार्निश डाल दिया था। इस प्रकार का इंसुलेशन एम्पायर क्लॉथ कहलाता है। एग्जाम में आता है कि वार्निश कैम्ब्रिज का एक और नाम क्या है, तो बोलते हैं एम्पायर क्लॉथ। क्या बोलते हैं इसको? एम्पायर क्लॉथ। वार्निश केबल एक काटन का कपड़ा होता है, उसमें क्या होता है? हम वार्निश डाल देते हैं उस कपड़े को, और इस प्रकार का जो इंसुलेशन जो बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं एम्पायर क्लॉथ। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके ऊपर ये सारी चीजें होना चाहिए, यानी जो भी हम इनमें से कोई सा भी चीज यूज करते हैं। अगला हम चल रहे हैं भूमिगत केबल के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो दोस्तों कौन कौन से बिंदु होंगे, तो हम देखते हैं। पहला, जो इंडक्टिव हनी क्या बोलते हैं? इंडक्टिव को बोलते हैं प्रेरण, यानी करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध कम से कम हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव लॉस। तो इंडक्टिव हानि कम होना चाहिए, जिसके कारण वोल्टेज को कंट्रोल करने में आसानी होना चाहिए। यानी बार बार करंट बदलना नहीं चाहिए, कम ज्यादा हो रहा है, तो भैया वोल्टेज को भी कंट्रोल करने में भी क्या कम होगा? यदि करंट बार बार जो बदल रहा है ऐसा कम होगा, तो हम वोल्टेज को आसानी से क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद भूमिगत केबल के ऊपर का आवरण हमेशा लेड धातु का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, जो आवरण होता है भूमिगत केबल का, वो लेड धातु का होता है। कौन सा धातु का होता है? लेड या एल्यूमिनियम, पर लेड धातु का ज्यादा किया जाता है, क्योंकि लेड नमी को सोख लेता है। एग्जाम में अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में। भूमिगत केबल के ऊपर का आवरण कौन सी धातु का था? लेड को हिंदी में बोलते हैं सीसा, ठीक है। एक यानी इस तरह से धातु आती, देख लीजिए। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या करती है? नमी यानी जैसे पानी होता था, एक मिट्टी को गीला कर दे, नमी आ गई। आपने देखा होगा बारिश के दिन में हमारी दीवारें जो होती है मिट्टी, वो गीली हो जाती है, तो ये किसके कारण हो? नमी के कारण। आपने नमक देखा होगा बारिश के दिन में गीला हो जाता है, किसके कारण हो रहा है? नमी के कारण। वैसे ही हमारे जो लेड होता है, वो लेड क्या होता है? नमी को क्या कर लेता है? सोख लेता है। इतनी बात समझ में? केबल पर धात्विक मेटलिक शीट होनी चाहिए, यानी केबल के ऊपर मेटल की शीट लगी होनी चाहिए, जिसकी मोटाई, ये एग्जाम में लास्ट टाइम होता है, जिसकी मोटाई एग्जाम में आया था, जो केबल होती है अंडरग्राउंड केबल, उसमें मेटल की जो शीट बनी होती है, उस पर उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी मोटाई दोस्तों 0.04 से 5 mm तक होनी चाहिए। सही लिखा ना? हाँ, 5 mm तक होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन? क्लियर हुआ आपको कि कितनी होना चाहिए? 0.4 से 5 mm तक होना चाहिए। यानी जो भी केबल होते हैं, उस केबल के ऊपर जो धातु चढ़ाते हैं, वो कितनी मोटी होना चाहिए? 0.04 mm से 5 mm तक होना चाहिए। अगला हमारा होता है, इसमें कितनी लेयर होती है? तो दोस्तों हम इसमें जब पढ़ेंगे तो हम इसमें 6 लेयर पढ़ेंगे। कंडक्टर होता है, ठीक है, इंसुलेटर होता है, फिर इस पर छड़ चढ़ी होती है, फिर रबड़ लगा रहता है। कितनी लेयर होती है? केवल 6 लेयर होती है। याद रखना, पूछते हैं एग्जाम में कि भूमिगत केबल के ऊपर कितनी लेयर होती है, टोटल कितनी लेयर से बनी होती है? तो 6 लेयर होती है। कितनी लेयर? 6 लेयर। इसको डीप में पढ़ेंगे अपन। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लो मीडियम वोल्टेज केबल को बचाने के लिए खाई खोदी जाती है। तो हम जब भी इसको लो मीडियम, हम यदि बिछा रहे हैं लो मीडियम के लिए, या लो या मीडियम वोल्टेज के लिए यदि केबल बिछा रहे हैं, तो उसमें जो हम गड्ढा करेंगे, उस गड्ढे को हमको 0.7 मीटर होना चाहिए। कितनी गहराई होना चाहिए? कितना ऊंडा होना चाहिए? 0.75 मीटर होना चाहिए। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले सकते हो। मैं हट जाता हूं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स करें दोस्तों, जिससे एक मोटिवेशन मिले हमें। अगला क्या महत्वपूर्ण है? केबल को जो हम बिछा रहे हैं, जब भी हम केबल को जो बिछाते हैं ना, तो उसमें जो न्यूनतम बंकन त्रिज्या, उसका पालन करना महत्वपूर्ण है। यानी जो आप केबल को बिछाओगे ना, तो उसको कितनी उसकी त्रिज्या लेनी है, उसको कितना मोड़ना है, वो
महत्वपूर्ण होता है, ताकि केबल को नुकसान से बचाए। यानी एक केबल है, उसको आप ना एक तार को कितना मोड़ना है, यदि माना सीधे से ये तार इधर मोड़ने के लिए, तो उसको कितना मोड़ना है ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों याद रखना, जब भी आप केबल बिछा रहे हो तो उसको कम से कम न्यूनतम कितना मोड़ना है और कितना उसको बाहर रखना है। तो इसका मेन पालन करना चाहिए उसकी त्रिज्या से। जैसे ये तार, मान लो ये केबल को मोड़ना है, तो ये इसकी कितनी यहां से मोड़ना है, ये कितना इसकी त्रिज्या है। तो देखो यहां से लेके यहां गोला बन गया, उस केबल की त्रिज्या कितनी होना चाहिए। तो बेटा इस केबल को नुकसान से बचाया जा सके, इसलिए इस चीज को बंकन का मतलब होता है मोड़ना, बिछाते समय जो मोड़ता है, तो उस मोड़ने को हम त्रिज्या को केवल भारी व्यास, जो भारी व्यास है ना भार से, उसका व्यास 6 गुना से 12 गुना होना चाहिए। 6 गुना से कितना गुना होना चाहिए? 12 गुना। समझो मेरी बात को, सर नहीं समझ में बता रहा हूं ना। यानी आपने मोड़ा, ये इतना आधा हुआ, ठीक है, हाँ या ना, समझो ये मोड़ इतना। अब इस केबल को यदि हम मोड़ना है, तो इस केबल को यदि मोड़ना है आपको, तो इसके 6 गुना इसके जो व्यास है, इसका डायमीटर, इस केबल का कितना मोटा इस व्यास है। मान लीजिए ये केबल है 5 mm की, कितनी mm की? 5 mm की, हाँ या ना। यानी इसका पूरा डायमीटर कितना? 5 ये व्यास है। तो इसको 5 गुणित 6 कर दो, तो कितने, यानी 30 mm तक उसमें मोड़ सकते हो। और अधिकतर तो बोलते हैं कि 12 mm तक 12 गुना मोड़ना चाहिए। कितना गुना? 12 गुना। क्लियर इतनी बात? यदि केबल को जमीन में बिछा रहे हो, यदि हम जब अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं जमीन के अंदर, तो आपको आमतौर पे यहां पर जी लेवल, डब्ल्यू जी लेवल या भूमि के साथ रूप में लेवल क्या जाना चाहिए, ग्राउंड लेवल जाना चाहिए, ठीक है। उस ग्राउंड और उसका वेट कितना है अपॉन ग्राउंड और भूमि के साथ। ये एग्जाम में सब ये क्वेश्चन भी आया, ये क्वेश्चन भी आया, मैं आपको बताऊंगा अभी जब सोल्व करूंगा, जब कि एक जमीन में आप तार बिछा रहे हो अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड में क्या होना चाहिए? ग्राउंड आपको देखना है, डब्ल्यू जी यानी उसकी चौड़ाई, विड्थ कितनी चौड़ाई, और उस ग्राउंड की गहराई कितनी, और भूमि के साथ यानी जमीन के साथ उसको कैसे बिछाना है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। इसके अतिरिक्त हरा रंग या पीला रंग का प्रयोग कर जमीन के तार के लिए किया जाता है। इससे अतिरिक्त तो कौन सा कलर होना चाहिए? हरा या पीला रंग का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। खासकर इसके 3 चरण होते हैं। क्लियर है? अब सर यदि मैंने जमीन के अंदर यदि केबल बिछा दी, तो दोस्तों कितने साल चलेगी? तो दोस्तों ये एग्जाम आया था, मध्य प्रदेश की कोई सी एग्जाम थी, या तो एमपी केबीजीसीएल, एमपीपीजीसीएल या टीओ में आया था। ये क्वेश्चन था टीओ में, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिस। उसमें ये क्वेश्चन था कि जमीन का केबल जो जीवन काल होता है कितना होता है, जमीन में जो केबल गाड़ी उसका जीवन काल होता है 40 से 50 साल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अंडरग्राउंड केबल सिस्टम और हेडलाइन सिस्टम में क्या अंतर होता है, तो ये आपको समझना है, ठीक है। यदि मैंने बोला सर कि आपने बोला कि सर अंडरग्राउंड और जमीन में गाड़ी केबल और बाहर उतनी केवी की केबल गाड़ी, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंडरग्राउंड सिस्टम में अवर हेडलाइन सिस्टम से जो संधारित्र का गुण होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो संधारित्र है कैपेसिटी गुण वो क्या होता है? ज्यादा होता है अवर हेड से। जमीन में यदि हम गाड़ते हैं, ठीक है, या हमारे सिर के ऊपर से जो लाइन जा रही है, ठीक है, तो हम दोनों की तुलना करें तो दोनों की तुलना में इसमें जमीन के अंदर संधारित्र कैपेसिटी गुण ज्यादा बनता है, ठीक है। इसी कारण भैया ये अंतर, बहुत बड़ा अंतर, ये एग्जाम में आया था इसरो की, ठीक है। क्लियर है? और कुछ गुण है मैं बता देता हूँ, हाँ पहले इसके पहले कुछ गुण और बता देता हूँ, कुछ लिखा नहीं पाया मैं, यहाँ पे समझने हैं। अंडरग्राउंड जो होता है यानी हमारे भूमिगत केबल में कौन कौन से दोष होते हैं, तो आपको पता होगा। ओपन सर्किट होगा क्या? एक तो शॉर्ट सर्किट होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या ओपन सर्किट हो जाएगा, या भूमि अर्थ फॉल्ट हो जाएगा, यानी लीकेज जिसको बोलते हैं। अर्थ फॉल्ट यानी जमीन में ही क्या हो जाएगा? दोष आ जाएगा, वायर में घिसा जाएगी, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, या ओपन सर्किट। दोस्तों याद रखना, फॉल्ट ढूंढना, यदि मैं बोलूं कि आप यदि अवर हेडलाइन सिर के ऊपर से जाने वाली लाइन और जमीन वाली लाइन में यदि आपको फॉल्ट ढूंढना है, तो सबसे ज्यादा कठिनाई होती है अंडरग्राउंड केबल में। दोस्तों इतनी बात क्लियर याद रखना दोस्तों, बहुत टफ होता है। उसके बाद दोस्तों और कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं बताता हूं इसमें। हाँ, अंडरग्राउंड केबल को हम क्या करते हैं, दोष को आसानी से पता नहीं कर सकते, पर हम जो ऊपर वाली केबल है उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। अंडरग्राउंड केबल का जीवन काल ज्यादा होता है और बाहर वाली केबल का जीवन काल क्या होता है? कम होता है। क्लियर है दोस्तों? हम अगला देखते हैं, केबल की संरचना। कंस्ट्रक्शन के आधार पर केबल की संरचना कैसी बनाई गई है। केबल, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आर्मिंग का काम क्या होता है, सर्विंग का काम क्या होता है, बेंडिंग का काम क्या होता है। तो दोस्तों आज
आपको मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगा, किस प्रकार से केबल की संरचना की जाती है, क्या क्या होता है केबल में। तो दोस्तों ध्यान समझना, तो केबल का सबसे पहले वाला भाग को हम बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक, जिसको बोलते हैं हम कंडक्टर। दिख रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं कंडक्टर। चालक, चालक यानी हम तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, तांबा, और ये चालक होता है तांबा या एल्यूमिनियम का। दोस्तों क्लियर इतनी बात। दूसरा होता है पेपर, इसके ऊपर पेपर का इंसुलेशन किया जाता है। क्या इंसुलेशन होता है? पेपर इंसुलेशन नहीं होता, इंसुलेशन होता है। क्या होता है? इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब होता है कुचालक। जैसे रबड़ हो गया, पेपर हो गया, हमने कुछ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद होती है लेड शीट, यानी हम बोलते हैं मेटल धात्विक। मेटल की क्या होती है? मेटल की धातु लगी होती है। क्लियर? पहला होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक, उसके बाद धातु लगा देते, उसके बाद होती है हमारी बेडिंग। बेडिंग क्या होता है मैं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों होता हमारा सर्विंग, सर्विंग नहीं, आर्मिंग। और उसके बाद होता है यह वाला जब खाला भाग, उसको बोलते हैं सर्विंग या सर्वाइंग। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। फिर से अपन करते हैं। यह होता, मैं ये भी बताऊंगा क्या काम करता है। यह होता हमारा कंडक्टर, चालक, तांबा या एल्यूमिनियम का बना रहता है। यह होता हमारा, उसके बाद होता हमारा इंसुलेशन, कुचालक, उसके बाद होता है हमारा मेटल शीट, उसके बाद होता है बेंडिंग, उसके बाद होता है आर्मिंग, उसके बाद होता है सर्वाइंग, सबसे आखिरी वाला होता है सर्वाइंग। सर इसको कैसे याद करें? तो इसको याद करने की ट्रिक है सिम, मैं इसको रफ कर दूं, इसका ट्रिक होती है सिम्बास। सिम्बास। सी का मतलब होता कंडक्टर, आई का मतलब होता इंसुलेटर कुचालक, एम का होता मेटलिक शीट, बी का मतलब होता बेंडिंग, ए का मतलब होता है आर्मिंग और इसका मतलब होता सर्विंग। सिम्बास क्या होती है इसकी ट्रिक? सिम्बास, इसको इस तरह से याद करना। सी का मतलब होता है कंडक्टर यानी चालक, आई का मतलब होता है दोस्तों इंसुलेटर यानी कुचालक, और एम का मतलब होता है शीट मेटल की, उसके बाद बी का मतलब होता है बेंडिंग, ए का होता है आर्मिंग और एस का मतलब सर्वाइंग। एग्जाम में आता सबसे आखिरी क्या होगा? आर्मिंग के पीछे क्या होगा? आर्मिंग के पहले क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। अब हम इसको डीप में पढ़ते दोस्तों, सारी चीज मैं आपको समझा देता हूं। पहला है हमारा, तो दोस्तों जो भी हमारी कोर होती है, उस कोर, जिसको हमने पहला भाग होता है हमारा कोर, कोर को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर, जिसको चालक, जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। तो पहला समझने की कोशिश करना, जो कोर और कंडक्टर होता है, किसी भी केबल में एक या एक से अधिक क्या होते हैं? तार या कंडक्टर होते हैं। क्लियर इतनी बात? आपको भी दिख रहे होंगे, इसमें 3 4 होते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो किसी भी कोर में एक से अधिक क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। यह क्या करता है? विद्युत धारा को आगे ले जाता है, करंट को आगे ले जाने का काम करता है। इतनी बात समझो। ये किसका बना होता है? तो ये तो तांबे का बना होगा या तो एल्यूमिनियम का, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका काम होता है करंट को ले जाना, उसका रेजिस्टेंस कम से कम रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर, पेपर, जिसको बोलते हैं इंसुलेटिंग, ठीक है। पेपर नहीं बोलते, इंसुलेटर। कुचालक, सी पढ़ लिया हमने, अब आई पढ़ रहे। आई का मतलब होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर को हिंदी में बोलते हैं कुचालक, जिसमें करंट नहीं जाए। प्रत्येक कोर पर अथवा कंडक्टर पर इंसुलेशन की मोटाई उसके वोल्टेज पर निर्भर करती है। मैंने पहले बता दिया, कोर हमेशा, कोर जो होती है, कोर किसको बोलते हैं? जिसमें करंट आसानी से जाए, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं? कोर आते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टर। ये हमेशा करंट पर निर्भर करती है दोस्तों। और जो इंसुलेशन है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। क्लियर है? उसको कितना वोल्टेज पे केबल लगाई है, जैसे आपने बोला 440 वोल्ट पे लेकर, तो उस पर इंसुलेशन कितना लगाना, रबड़, ये डिपेंड करेगा। तो प्रत्येक कोर अर्थात कंडक्टर पर इंसुलेशन की मोटाई उस पर वोल्टेज पर निर्भर करती है, ठीक है। अब जो इंसुलेशन पदार्थ होता है वो हमने इंप्रीगेटेड पेपर अभी पढ़ा था, मैंने बताया था। जूट यूज कर सकते हो, रस्सी जो बनती है ना, जूट, वार्निश, कैम्ब्रिज अभी बताया था, आदि लगाई जाती है। तो इसके ऊपर हम तो या पेपर लगा सकते हैं या इंप्रीगेटेड पेपर लगा सकते हैं, जूट लगाते हैं, वार्निश केबल लगाते हैं। तो पहला होता हमारा चालक, उसके ऊपर हम क्या लपेट देते हैं? पेपर, ये जिसको बोलते हैं कुचालक लपेटते हैं। तीसरा, ठीक है, प्रत्येक कोर या चालक सुविधाजनक विद्युत रोधी से क्या होता है? ढका रहता है, यानी इसके ऊपर हम इंसुलेशन लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगला सी आई, अब हम पढ़ रहे हैं बी एम, सॉरी सी आई एम, धातु कवच, जिसको बोलते हैं मेटलिंग सीट। क्या बोलते हैं? मेटलिंग सीट, धातु कवच, मेटल की सीट, नाम में समझ में आ रहा। सीम बास, कंडक्टर, इंसुलेटर, एम का मतलब होता है मेटलिक सीट। मेटलिक सीट यानी धातु का कवच। क्या होता है? धातु के कवच को लेड या एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। याद रखना, धातु का कवच या तो काय का बना होता है, या तो इसके ऊपर लेड लगाया जाता है, ठीक है, या तो हम क्या लगाते हैं? एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका काम होता है नमी और आर्द्रता से बचाना।
हमारी जो केबल होती है धातु की, जो धातु का पार्ट होता उसको किससे बचाना, उसको हमको बचाना है नमी। पानी गिर रहा, जमीन में गड़ी हुई है, जमीन गीली होगी तो उसकी नमी अंदर नहीं जाए उस वायर में, उससे बचाना का काम कौन करता है, मेटलिक शीट। एग्जाम में बहुत बार आता है कि जो जमीन में गड़ी हुई केबल होती है उसको नमी से बचाने वाला कौन सा होता है उसमें भाग, तो मेटलिक शीट। वो काय की बनी होती है, लेड और एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम से बने हुए धातु कवच को इंसुलेटर कर देते हैं। कह रहे क्लियर है, इतनी बात समझ में। अब उसके आगे होता है बेंडिंग। क्या होता है, बेंडिंग। ठीक है, सी कंडक्टर, आई इंसुलेटर, एम मेटलिंग शीट, बी बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है, धातु कवच के ऊपर चढ़े होते हैं। यानी पहले आपने यहाँ पे कंडक्टर लगाया, तार लगाया, उस तार के ऊपर पेपर लपेट दिया, उसके बाद उस पर लेड या एल्यूमिनियम की शीट लगा, उस शीट के ऊपर फिर एक कवरिंग करते हैं, उस कवरिंग को होते हैं बोलते हैं बेंडिंग। उस धातु के ऊपर, लेड या एल्यूमिनियम के ऊपर आपस अपन कवच चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं बेंडिंग। ये काय की होती है, जूट या हेसियन टेप की। यानी हम जूट या रेशम की होती है और या हेसियन टेप का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग होता है धातु को जंग से बचाना। हम बोलते हैं ना, यानी जंग लग जाएगा भाई उसमें नमी, यानी तो ठीक है, उस धातु के ऊपरी कवच को, भाई वो धातु अंदर तो नहीं नमी को जान दे रही, पर बाहर तो रोक के रखेगी ना। ये पेन है, इस पेन मार्कर यदि अंदर नहीं जान दे रहा, पर बाहर यहाँ पे पानी टच हो रहा, तो यहाँ तो बाहर तो जंग लगेगा ना। तो इस जंग से लगाने बचाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, बेंडिंग। तो बेंडिंग काय की जाती है, जूट या हेसियन टेप की। एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है, कि जो बेंडिंग करते हैं वो किसके बाद होती है, तो मेटलिंग शीट के। वो बेंडिंग काय की, जूट या हेसियन टेप के करते हैं। क्लियर है, किससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। यह विद्यमान दो धातु मेटलिक शीट तथा आर्मिंग के मध्य कटाक्ष को भी रोकता। समझे, ये आर्मिंग है और ये हमारा मेटलिंग शीट है। इन दोनों के बीच कट भी नहीं हो, कट भी नहीं लगे, इसको रोकने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बेंडिंग का। एग्जाम में आता है कि भैया मेल्टिंग शीट, आपको अभी मैंने बताया सिम्बास, सिम्बास यानी मेटलिंग शीट और आर्मिंग के बीच जो कटे नहीं, ये इसके कारण कटे नहीं, तो ये किसका रखते हैं अपन, बेंडिंग। बेंडिंग आती है जूट और हमारी किसकी, हेसियन टेप की। समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला होता है आर्मिंग। आर्मिक क्या होता है, आर्मिंग क्या होता है, बेंडिंग के ऊपर आर्मिक लगाई जाती है जो गैल्वेनाइज्ड स्टील की होती है, यानी जीआई काय की होती है, जीआई की। ठीक है, आर्मिंग काय की होती है, जीआई की होती है, या एक से अधिक परत चढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है यांत्रिक क्षति से, कि हमारी जो, जैसा अभी जमीन में केबल गड़ी है पर ऊपर से ट्रक जा रहा है बहुत वजन वाला, भाई उस पर प्रेशर आ रहा है, तो उसके कारण भाई केबल तो नहीं कट जाए। तो दोस्तों इससे बचाने के लिए इस केबल के ऊपर क्या करी जाती है, आर्मनिंग। आर्मनिंग पे क्या की, जीआई गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनाइज्ड स्टील की क्या चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ी जाती है, जिसमें एक से दो अधिक होता है, यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए। कुछ केबलों में आर्मिंग नहीं होता, हमको मैं बताऊंगा किसमें आर्मिंग नहीं होता, कुछ केबलों में नहीं होता। लास्ट होता हमारा सर्वाइंग। सर्वाइंग क्या होता है, ये वाला, ये क्या होता है, आर्मिंग को वायुमंडल, ठीक है, हमारा जो जिंक होता है, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड जिंक, जिंक को बचाने के लिए हम क्या कहें, वायुमंडल, भाई पानी गिरा तो ये भी जिंक का है, तो इसको वायुमंडल की उपस्थिति से बचाने के लिए इसमें भी हम तंतु या जूट की परत चढ़ा देते हैं, जिसमें इसका मुख्य काम होता है वायुमंडल से परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करना। ये भी एक विद्युत रोधी होता है। तो आपको समझ में आएगा सर्वाइंग भी। फिर से मैं ट्राई करता हूं आपको बताने के लिए, आशा करता हूं समझ। सिम्बास, सिम्बास, सी का मतलब कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब तार, ये तार होते हैं, हाँ या ना, जिसको करंट पे निर्भर करते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर, इसके ऊपर कुचालक की परत चढ़ा देते हैं, क्या चढ़ा देते हैं, परत या तार या पेपर लपेट देते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तीसरा होता है मेटलिंग शीट, काय की होती है, लेड या एल्यूमिनियम की, जो नमी को अंदर नहीं जानती। चौथा होता है बेंडिंग। बेंडिंग में हम क्या करते हैं, जूट या इम्प्रीगेटेड पेपर यूज करते हैं, जो क्या करता है, जो इसका काम क्या होता है, इसको भी क्या नहीं आने दे, जंग नहीं आने दे, हाँ या ना। दूसरा इसका मेन काम होता है आर्मिंग, जो आर्मिंग के कटाक्ष यानी आर्मिंग की वजन से ये कटे नहीं। क्लियर है। उसके बाद बेंडिंग, दूसरा होता है आर्मिंग, ठीक है। आर्मिंग का काम क्या होता है, आर्मिंग काय की बनी होती है, तो आर्मिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन की स्टील की परत लगी रहती है, जो क्या काम करती है, यांत्रिक हानि से बचाती है, भाई चोट मजबूती से बचाती है, ठीक है। उसके बाद होती है सर्वाइंग, यह आखिरी वाला भाग क्या होता है, सर्वाइंग। इसका काम होता है भैया, जो हमारी आर्मिंग है, आर्मिंग को बचाना, वातावरण से, वायुमंडलीय वातावरण से बचाने के लिए जूट की परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको पांचों चीजें समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो दोस्तों भूमिगत केबल में पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरी मेहनत को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जो प्यारे प्यारे विद्यार्थी है दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, कि एक मोटिवेशन मिलता है। आप सभी जो रोज पढ़ते हैं दोस्तों, मैं बस एक ही आशा करता हूँ, बहुत बच्चे निराश है
कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनको एक डिमोटिवेट हो जाए कि सर कब तक करें हम, जिंदगी कब तक लड़ेंगे। दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा, आप शिक्षा को समय देंगे, शिक्षा जब आपको समय देगी तो एक दिन आप इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे जिसमें आपको पलट के देखना नहीं पड़ेगा। बस अभी कुछ दिन मेहनत कर लो, कुछ दिन मेहनत के दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो हम अगला पढ़ते हैं भूमिगत केबल के क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत केबल में वार्निश युक्त कैम्ब्रिज संश्लेषित और से विलोपित की जाती है। तो दोस्तों जो वार्निश कैम्ब्रिज होती है, तो कैम्ब्रिज एक कपड़े की बनती है जिसको एम्पायर क्लॉथ बोलते हैं, मैंने वही पढ़ाया था। तो वो उस कपड़े पे हम क्या करते हैं, वार्निश करते हैं। तो सूती कपड़ा होता है और उस पर वार्निश कर देते हैं, ठीक है, उसकी बनी होती। कोई कंफ्यूजन समझ में आया होगा? इसका आंसर आएगा डी, यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडरग्राउंड केबल में फेज कंडक्टर, हाँ दोस्तों, की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज कितना होता है? ये मैं बताना भूल गया था। आप जो फेज वायर यूज करते हो उसका न्यूट्रल वायर जो होता है अंडरग्राउंड केबल उसका आधा होगा। जैसे मान लीजिए आप 2 mm का फेज वायर ले लेते हैं तो न्यूट्रल वायर आपको 1 mm का लेना है, ठीक है, इतनी बात याद रखना। ये हरियाणा की लाइनमैन की एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है अंडरग्राउंड केबल सिस्टम का ओवरहेड लाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि केबलों में कंडक्टर एक दूसरे की मिट्टी के आवरण के करीब होते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड लाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि केबलों में क्या होता है, हमारा कैपेसिटेंस, मैंने बताया था धारिता, किस कैपेसिटेंस का गुण ज्यादा होता है किसमें, अंडरग्राउंड केबल में। अगला क्वेश्चन है भूमिगत केबल का उपयोग की जाने वाले इंसुलेटेड सामग्री में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, यानी आप जो सामग्री यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो इंसुलेशन उच्च होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, मजबूती भी अच्छी होना चाहिए, नहीं तो हमारे केबल फट नहीं जाए, रबड़ ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। उच्च पैरा विद्युतांक, दोस्तों पैरा विद्युतांक नहीं पता है तो मेरी तीसरी वीडियो कुछ कंडक्टर इंसुलेटर वाले देख के आना। ये किसी भी कुचालक को कितना अच्छा कुचालक है, ठीक है, यानी कितना वोल्टेज सहन कर सकता है वो कुचालक, उसको बोलते हैं पैरा विद्युतांक। तो ज्यादा ज्यादा होना चाहिए पैरा विद्युतांक, और यहाँ पे ऑप्शन में निम्न पैरा विद्युतांक, ये कभी नहीं होना चाहिए किसी भी, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। भूमिगत केबल की इंसुलेटिंग सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हवा या मिट्टी नमी को अवशोषित ना करे, ठीक है। आपने पढ़ा कि भैया अंदर नहीं आना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, उसको आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए। आर्द्रता का मतलब होता है नमी दोस्तों, ठीक है। हमने अभी पढ़ा जो भूमिगत केबल होती है उसमें नमी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो यहां होता आर्द्रता का मतलब होता नमी, आर्द्रता गैर वाली यानी बिना नमी वाली होनी चाहिए, उसको नमी का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगला, एक भूमिगत केबल सिस्टम में चालकों को पैरा विद्युतांक के माध्यम से अलग करा जाए तो जिसकी अधिक से अधिक होती है वायु से भी बहुत अधिक, क्या होना चाहिए। तो एक भूमिगत केबल है, जमीन के अंदर एक केबल जारी गाड़ी गई है जिसमें चालकों के पैरा विद्युत के माध्यम से अलग करा गया, तो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, ठीक है, हमको जो केवी पर एमएम कितना वोल्टेज हमारी केवी जो केबल है, केबल का इंसुलेशन सहन कर सकता है, उसको बोलते हैं पैरा विद्युतांक। तो यह पैरा विद्युतांक क्या होना चाहिए, उच्च से उच्च होना चाहिए। केबल बिछाने के लिए न्यूनतम बंकन त्रिज्या होनी चाहिए, ये मैंने अभी पढ़ाया भी था आपको, ठीक है। यानी आपको केबल को कितना मोड़ना चाहिए, तो आपको यहां पर मोड़ना चाहिए या तो 6 उसके व्यास के 6 गुना या उसके डायमीटर के 12 गुना, ठीक है। इसमें आंसर दिया था 12 गुना। अब दोस्तों यानी केबल को न्यूनतम पूछा यार, न्यूनतम इसका आंसर आना था 6, ठीक है, न्यूनतम पूछे तो 6, अधिकतम कितना 12 गुना, यानी इसको आप बिछा सकते हो, कितना मोड़ सकते हो उस, जैसे ये 1 mm का है तो इसका व्यास कितना 1 mm, 1 mm को 6 से गुणा कर, यानी 6 mm मोड़ना है, 12 mm मोड़ना, क्लियर, इसको बोलते हैं बंकन। भूमिगत अंडरग्राउंड केबल प्रणाली के संबंध निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है अंडरग्राउंड केबल में। सदियों की लागत अधिक होती है, हाँ अधिक लागत अधिक होती है अंडरग्राउंड, जमीन में गड्ढा खुदवाना पड़ता है, लागत बढ़ जाती है। अंडरग्राउंड केबल में ओवरहेड लाइन से पैसे ज्यादा लगते हैं दोस्तों, तूफान और तड़ित से नुकसान की कम संभावना, हाँ ये तो सही बात है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, कम उसको तूफान उफान की अंदर जमीन के अंदर तूफान उफान से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। उच्च रखरखाव अंडरग्राउंड का वोल्टेज नियम काफी बेहतर होता है क्योंकि कम प्रेरणिक हानियां होती है, हाँ सही है। ये तीसरा, रखरखाव की लागत ज्यादा लगती क्या, नहीं, सबसे कम लागत जो लगती है हमारी काय में लगती है, रखने की। मेंटेनेंस सबसे कम किसमें लगता है, हमारा अंडरग्राउंड केबल में, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं, पर फॉल्ट आने पे सबसे ज्यादा पैसा भी इसमें लगता है।
निम्नलिखित में कौन सा एक केबल जमीन के तार में सही लेबलिंग नहीं करता? तो दोस्तों सही लेबलिंग कौन सा नहीं? जी करता है ग्राउंड, विड्थ से ग्राउंड भी करता है, ग्राउंड के साथ भी करता है, एक्स जी नहीं करता। ठीक है, एक्स जी नहीं करता। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आना, आपको यदि ऐसा लगे कि सर कुछ अलग पढ़ा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। भूमिगत केबल निम्नलिखित में कौन सा इंसुलेशन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है? सबसे ज्यादा उपयोग हम नहीं करते, फाइबर का हम उपयोग नहीं करते, याद रखेगा। हम पेपर का यूज करते, कैम्ब्रिज वार्निश का यूज करते, रबड़ का VIR वेगरनाइट इंडियन रबड़ का यूज करते, पर फाइबर का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे पीडीएफ जो हमारे नंबर चल रहा है आपको स्क्रीन पे, उस पर व्हाट्सअप करिएगा, आपको आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसमें आपको डेली क्यूज भी मिलेंगे, आपको टेस्ट पेपर वीकली भी मिलेगा। उसमें विभिन्न डाई इलेक्ट्रिकल की परतों का उपयोग करके पराविद्युतांक प्रतिबल में एकरूपता प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। यानी अलग अलग डाई इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेंथ होती है उसकी परतों को उपयोग करके पराविद्युतांक प्रतिबल में एकरूपता प्राप्त करने के लिए क्या होता है? तो आप दोस्तों मैंने बताया था कैपेसिटिंग ग्रेडिंग। हमारा जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसका जो गुण होता है अवर लोड से, अवर हेड केबल से, उसमें कैपेसिटर यानी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता ज्यादा होती है हमारे अंडरग्राउंड केबल में, तो कैपेसिटेंस का गुण ज्यादा होता है। दोस्तों केबल का सामान्यता प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत है। ये मध्य प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में आया था दोस्तों 2018 में। तो दोस्तों क्या होना चाहिए समझो, एक केबल सामान्यता प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत है। ये केबल है, उसमें हम क्या जानते हैं कि इस केबल में एक समान वोल्टेज चारों तरफ जाना चाहिए, यानी एक समान वितरित होना चाहिए जो करंट और वोल्टेज। तो इसमें जो पराविद्युतांक यानी कुचालक है, वो कुचालक चारों तरफ क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं एक तरफ आपने इधर रबड़ ज्यादा लगा दिया, इधर रबड़ कम। तो आपने इसने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें क्या प्राप्त होना चाहिए केबल में, तो जो पराविद्युतांक है ना, यानी रबड़ चारों तरफ एक जैसा होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। तो पराविद्युतांक बल जो होना चाहिए एक समान वितरित होना चाहिए। केबल के अंतर आवरण ग्रेडिंग प्रदान करती है, डीएमआरसी एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों जो ग्रेडिंग होती है, आवरण ग्रेडिंग, वो करती है हमारा एक समान विभव प्रवणता। एक समान विभव प्रवणता क्या होती है दोस्तों? जब हम वोल्टेज को दूरी तक ले जाते हैं तो उसमें वोल्टेज में क्या होता है? बदलाव होने लग जाता है। तो इसमें अंडरग्राउंड केबल में एक जैसा ग्रेडिंग हो उस वोल्टेज की, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? एक समान विभव प्रवणता। अगला है निम्नलिखित में से कौन से विनिर्देशों को भूमिगत केबल पर लेबल करना अनिवार्य नहीं है? याद रखिएगा दोस्तों, जो केबल आती है अंडरग्राउंड उस पर कभी लेबलिंग नहीं होती। जैसे आपने लेबल देखा होगा ना, इस लेबलिंग होती है, ये इतना ये सारी चीजें होती है। कभी भी अंडरग्राउंड केबल पे लेबलिंग नहीं होती, इंसुलेटर के कारण। किसके कारण? इंसुलेटर के कारण। इंसुलेटर के कारण क्या होता है भैया दोस्तों, यदि मान लो आपने कोई लेबलिंग करते केमिकल ऐसा यूज करा जिसके कारण वो केमिकल से क्या हो रहा है भैया, जो केबल है उस केबल के ऊपर आने आपने नाम ही लिख दिया आपकी कंपनी का। ठीक है, आपने जमीन के अंदर गाड़ी, उस जमीन में यदि आपने पानी बहुत गिर रहा है उसके कारण भाई वो जमीन पे पानी गया, अब ये क्या होगा? इस लेबलिंग को आपने करा, अब इस लेबलिंग के कारण ये भाई परत को क्या कर रहा है? नुकसान दे रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं इंसुलेटर के प्रकार के कारण, कि भाई हर इंसुलेटर क्या होता है? अलग अलग प्रकार का, इसलिए आपको लेबलिंग नहीं करनी है जिसके कारण हमारा इंसुलेटर खराब हो। एकल कोर केबल सामान्यतः प्रदान नहीं करता। क्या नहीं करता है? तो दोस्तों आर्मिंग, यदि एक कोल की केबल है, यदि मान लीजिए अपन अभी पढ़ रहे थे जो सिम्बास पढ़ रहे थे, सिम्बास एक कोर की यदि केबल है, एक कोर की जो केबल होती है, ठीक है, उसके ऊपर पेपर रबड़ चढ़ा रहता है, फिर ऐसी होता है। ठीक है, तो एक कोर की केबल है, यहां पर अपन 2-3 कोर देखी थी, एक कोर की केबल है, तो उस पर क्या नहीं होती? याद रखिएगा बेटा, आर्मिंग नहीं होती। स्टील की आर्मिंग कभी नहीं करते। कवच युक्त केबल से क्या लाभ होगा? यानी उस पर कवर चढ़ा दिया तो क्या होगा? ठीक है, तो भैया वो प्रभाव क्या होगा? उच्चतम विद्युत रोधन प्रतिरोध जो होगा, ये वोल्टेज को बनाए रख सकती है, आसानी से मुड़े हुए रास्तों गुजार सकती है। ये क्या करेगा? यदि कवच यानी अपने केबल पे कवच दे दे तो ये क्या करेगा? आपका जो वोल्टेज का प्रभाव है ना वो उच्चतम बना के रखेगा, यानी वोल्टेज को कम ज्यादा नहीं होने देगा भैया, कि भैया यानी बाहर लीकेज नहीं होगा। तो जो प्रभाव आपने जितना वोल्टेज दिया उस केबल के अंदर से उतना ही वोल्टेज निकलेगा, तो उसके प्रभाव को बनाए रखने का काम कौन करेगा? हमारा कवच। मिट्टी और वायुमंडल में केबल में नमी, गैस और अन्य हानिकारक तरल पदार्थ से बचाने के लिए हम क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो हम मिट्टी और वायुमंडल की नमी से बचाने के लिए हम इंसुलेशन पर लेड या एल्यूमिनियम की धात्विक परत चढ़ाते हैं। ठीक है, लेड या एल्यूमिनियम की धात्विक परत चढ़ाते हैं दोस्तों। क्लियर है? ये अभी मैंने बताया था, देख लो कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है।
अगला, एक भूमिगत केबल एक में से कौन सा एक अधिक होता है जो उस सेवा के प्रकार पर निर्भर करता है जिसका फायदा इसका इरादा होता है। ठीक है, तो भूमिगत केबल यदि एक से अधिक होती तो उस सेवा का प्रकार पर निर्भर किस पे कर रहा है? कोर पर। अभी मैंने बताया कोर पे डिपेंड करता है कितनी कोर, उसके अकॉर्डिंग। यदि ये कोर अलग अलग कोर जा रही है तो उसके लिए उसकी मोटाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? ये दी गई केबल, ये डायग्राम दिया गया है, ये शायद किसमें आया था? यूपीआरबीएन में। ये मैंने ग्रुप में भी डाला था ये क्वेश्चन, एक बच्चे ने इसको आंसर सही भी दिया था। क्या बताता है? तो ये पहला होता है सी यानी कंडक्टर। ई का मतलब क्या होता है? ये वाला भाग होता है इंसुलेटर। अपन ने पढ़ी ट्रिक सिम्बास, क्या पढ़ी थी? सिम्बास। कंडक्टर यानी चालक। आई का मतलब इंसुलेटर, ये क्या है हमारा? इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। उसके बाद क्या होता है? एम। ये ए क्या बता रहा है? एम। एम का मतलब मेटल्स की शीट, धात्विक शीट। बी का मतलब क्या होता है? बेडिंग। ए का मतलब क्या होता है? आर्मिंग। और एस का मतलब क्या होता है? सर्वाइंग। अब इसने पूछा क्या है अपने से, इस केबल में कौन सा भाग लेड आधारित है? तो लेड आधारित कौन सा है बताइए? तो हमने पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर वाला हम इसमें यूज करते हैं, जिसमें पेपर यूज करते हैं। जो हम मेटल की शीट होती है उसमें लेड और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो ये वाला जो भाग है हमारा कौन सा? ये ए, जिसमें हम लेड और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? लेड, ए। क्लियर है दोस्तों? आपको यही पहचानना था। सबसे आखिरी भाग है सर्वाइंग। भूमिगत केबल में सर्विंग लेयर का क्या प्रयोजन होता है? सर्विंग, सिम्बास पढ़ लो, सिम बास। सर्विंग का आखिरी काम क्या होता है? आर्मिंग को वायुमंडल, वातावरण से क्या करना? बचा के रखना। वातावरण से बचाने के लिए जो कवच होता है, जूट का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सर्विंग। अगला होता है भूमिगत केबल के निर्माण के लिए निम्न कौन सा अनुक्रम होता है? सिम्बास होता है। क्या होता है? सिम बास। बास है ना। कंडक्टर यानी चालक। कहां? चालक या कोर बोल सकते हैं, चालक या कोर। कोर का है? सब में कोर है। आय का मतलब इंसुलेटर, ये तो हट गया दूसरे नंबर पे। ठीक है, इंसुलेटर इस सब में है। मेटलिक, मेटलिक यानी धातु, धातु इसमें भी है। तीनों में इसमें नहीं है, ये हट जाएगा। एक और दो बचा। बी का मतलब होता है बेंडिंग, बेडिंग इसमें भी है। ठीक है, आर्मिंग, आर्मिंग, सर्विंग, ये इसमें देखिए, ये इसका आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर है दोस्तों? इसमें देखो सर्विंग पहला आ गया, सर्विंग हमारा लास्ट में होता है। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने देखा है, आप बताइए। विद्युत आरोप केबल में तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। तो दोस्तों हम जो भी कोर यूज करते हैं वो तांबे की यूज करते हैं। क्लियर है? अगला, एक केबल में न्यूनतम पराविद्युतांक गुण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? किसमें होना चाहिए? तो भैया जो आवरण होता है ना, आवरण, उस आवरण, पराविद्युतांक का मतलब ही होता है कुचालक, कुचालक। तो पराविद्युतांक गुण किसमें न्यूनतम होना चाहिए? किसमें न्यूनतम होना चाहिए? तो चालक यानी आवरण, जो चालक होता है ना, उस चालक के आवरण पे कम होना चाहिए। जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम, उस पर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जो कि गलत, एक्चुअली उन्होंने आंसर दिया आवरण दिया है, जबकि इसका होना चाहिए सुचालक सतह। क्लियर है? अब वो इन एग्जाम वालों ने क्या सोच के दिया था मुझे भी समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने आपको, मेरा काम था दोनों आंसर बताना। केबल के कवच वाले किसी तार को उपयोगिता किस लिए करते हैं? कवच, कवच का मतलब केबल। हम किसके लिए करते हैं? यांत्रिक सुरक्षा देने के लिए। कवच काय के लिए लगाते हैं? यांत्रिक सुरक्षा देने के लिए। जूट का। सर्वाइंग इसलिए करते हैं, सर्विंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा केबल का भौतिक नुकसान है? कौन सा होता है भौतिक नुकसान? क्या होता है हमारा? कौन सा होता है केबल में नुकसान से बचाता है? सिम बास। ठीक है, ये तो कोर होती है, इसके ऊपर पेपर चढ़ा देते हैं हम। इस पेपर के मेटल की शीट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेंडिंग करते हैं। बेडिंग क्या करती है? इस मेटल के बीच जूट की बनी होती है जो इनको कवर करके रखती है पानी। फिर आती है जीआई, आर्मिंग, जो जीआई की गैल्वेनाइज, ठीक है, की बनी होती है, जिसका काम होता है इन दोनों के, इसका काम होता है इनको सभी को नमी से बचाना, सुरक्षा, यांत्रिक सुरक्षा देना। तो किसका होता है? आर्मिंग का काम यांत्रिक सुरक्षा देना। आर्मिंग के ऊपर कौन सा भाग होता है? तो आर्मिंग के ऊपर देखो सिम बास, आर्मिंग ये रहा, इसके ऊपर कौन सा होता है? सर्विंग। ऊपर ही पूछा ना, हाँ पहले तो नहीं पूछा ना, ये होता है। ये डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो में आता है। केबल के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है? किस भाग में होता है दोस्तों? वोल्टेज किस पे काम करता है दोस्तों? सभी को पता है किस पे काम करता है। इंसुलेटर में अधिक तनाव होता है इसको। ठीक है,
केबल का धात्विक परीक्षण की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो केबल की धात्विक परीक्षण 0.04 से कितना होना चाहिए दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा कितने mm तक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आएगा पहला। हरियाणा के लाइनमैन में एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों। अंडरग्राउंड केबल की तुलना ओवरहेड लाइन में क्या फायदा? ओवरहेड लाइन में क्या होता है दोस्तों? ओवरहेड लाइन में हम जो ओवरहेड लाइट में दोस्तों फॉल्ट को आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन में क्या फायदा होता है? तो इसमें क्या होता है, जो अंडरग्राउंड केबल होती है ना दोस्तों, उसमें हम क्या होता है, फॉल्ट को ढूंढने में दिक्कत होती है, पर ओवरहेड लाइन में हम फॉल्ट को आसानी से ढूंढ सकते हैं, तो दोष को आसानी से पता कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? भूमिगत केबल की जीवन कितना होता है? ये मैंने बताया था कितना होता है, 40 से 50 साल होता है दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा भूमिगत केबल में एक दोष नहीं होता? कौन सा दोष नहीं होता? भूमि में दोष होता है, हाँ या ना? शॉर्ट सर्किट भी होता है, ओपन सर्किट भी होता है, चालक दोष नहीं होता, कंडक्टर दोष नहीं होता, भी इसका आंसर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा किस प्रकार से मैंने इंटरनेशनल अर्थिंग पढ़ी है दोस्तों, किस तरह से केबल के बारे में मैंने आपको पढ़ा है, इसके अभी केबल को किस तरह से डालना है, कौन सी केबल का यूज कहाँ करना है, ये सारी चीजें बताना। बाकी एक पार्ट और बचा उसका अर्थिंग का दोस्तों, इसके बाद पूरा अर्थिंग में से कहीं भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। विश्वास रखिए दोस्तों, यदि आप राजस्थान हेल्पर की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा लाइनमैन की कर रहे हो, या मध्य प्रदेश की कोई भी ITI रिलेटेड गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करो, सिलेक्शन की 100% तैयारी का है वादा। बस लगे रहिए हमारे साथ, सिलेक्शन आपका है 100%। तो दोस्तों हम अब मिलते हैं कल फिर 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा प्यार दीजिए, ये आपका ही परिवार है और आपका ही चैनल है दोस्तों। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।